हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं और जनरल स्टडीज में अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं साम्राज्यों का खेल, व्यापारियों से शासकों तक। ये टॉपिक है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। साथियों, आप जानते हैं कि इन टॉपिक्स को हम उस दृष्टिकोण से कवर कर रहे हैं जहां पर ये आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एलटी ग्रेड हिंदी का जो पेपर था उस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। ठीक है, तो यहां पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क है जो कि आपका सही विकल्प बन जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने जो अभी रिसेंट के आपके 14 विषयों के पेपर हुए हैं और उनको देखा है, और आपके जीआईसी लेक्चरर जीडीसी के और जो भी आपके एग्जाम्स हुए पहले के, तो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग अपने जीआईसी लेक्चरर जीडीसी और भी जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर प्लान के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं साम्राज्यों का खेल, यानी विदेशी जो आक्रांता थे, कह सकता हूं मैं, कि जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये विदेशों से आते हैं हमारे देश व्यापार करने के बहाने, और कैसे ये लोग हमारे यहाँ शासन भी करने लगते हैं और यहाँ से तमाम कीमती चीजें अपने देश लेकर के जाते हैं। तो ये कैसे घटनाक्रम शुरू होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर जानने समझने का प्रयास करते हैं। मित्र, आप जानते हैं कि पीडीएफ ग्रुप बना हुआ है जहां पर सारा कुछ मैटर आप लोगों को लिखित पीडीएफ के रूप में मिल जाता है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए 9565272442 पर। ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, टेस्ट और सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं साम्राज्यों का खेल, तो यहां पर देखिए जो हमारे देश में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। ये सीक्वेंसिंग भी आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन भी बनकर बना है एग्जाम में कि सबसे पहले कौन विदेशी जो है आते हैं। तो सबसे पहले आता है पुर्तगाली, उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेजी आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। ये इनका सीक्वेंस होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अंग्रेज जो है तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पुर्तगाली सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद इधर डच हो जाते हैं, इधर डेनिश हो जाते हैं। ठीक है, और इधर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सीक्वेंस बना करके जैसे भी आप याद कर सकते हैं। व्यापारिक अधिकार से राजनीतिक प्रतिनिधि मतलब प्रभुत्व तक इनका जो है होता है। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं भैया। तो यहां पर देखते हैं, ये आपका है पुर्तगाली समुद्र के स्वामी। ठीक है, पुर्तगालियों की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम जो याद आता है वो है वास्को डी गामा का, जो कि आता है कहां, केप ऑफ गुड होप, यानी आशा अंतरिक्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये आता है 1498 ईस्वी में। कब आता है? 1498 ईस्वी में भारत आता है। और ये कालीकट बंदरगाह पर जब पहुंचा तो इसका यहाँ पर जमोरिन एक शासक था वहां का, उसने स्वागत किया और यही से विदेशियों का भारत में जो है आने का रास्ता शुरू हो जाता है। अब इसका आगमन होता है यहाँ से, समुद्री मार्ग से आया था और इसने समुद्री मार्ग खोजा भी। ठीक है, उसके बाद फिर जो है पहली कंपनी इसकी, इन्होंने व्यापार के उद्देश्य से जो आए थे। यहाँ पर देखें, ये पूरे समुद्र के माध्यम से आप लोगों को ये 3D मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आते हैं और ये पुर्तगाली जो है ना, ये किनारा ही पकड़ते हैं, यही आते हैं, यही बस जाते हैं और सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं आप 1498 में आते हैं सबसे पहले, और सबसे लास्ट में 1961 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब इनको ये जो है यहाँ से गए हैं। और उसके बाद गए हैं, मतलब आप सोच के देखिए 1947 में हम आजाद हुए और उसके बाद ये 1961 तक रहे। तो आप सोच सकते हैं ये यहाँ पर जो है दमन, दीव और गोवा में बढ़िया से जो है अपना आधिपत्य लोग जमाए। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि कैसे ये इनका विस्तार होता है 1503 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1503 ईस्वी में कोचीन में इनकी पहली फैक्ट्री लगाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा। तो इसको हम जानते हैं, यहां पर ये था। अब ये जो है 1503 से लेकर के, ठीक है, सॉरी 1505 से लेकर के 1509 तक, कब? ये 1505 से लेकर के 1509 तक भारत का वायसराय बना रहता है। ठीक है, ये गोवा में। और उसके बाद अगला नंबर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, जो कि 1509 ईस्वी में। कब आता है? 1509 ईस्वी में यहाँ पर वायसराय बनता है। 1509 ईस्वी में, सॉरी 1509 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ का वायसराय बनता है। और इससे पहले जो वायसराय था अल्मेडा,
उसकी एक पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, उसको आप ध्यान रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो ये किसने लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लाया था। और उसके बाद ये 1509 ईस्वी में गद्दी पर आकर के बैठ जाता है कौन? अल्फासो डी अल्बुकर्क वायसराय बन जाता है। और वायसराय बनने के बाद इसने वास्तविक जो है यहां पर वास्तविक साम्राज्य की स्थापना की, पुर्तगाली साम्राज्य की भारत में, ठीक है। तो इसी के लिए इसको वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। किसको? इसको अल्बुकर्क को, ठीक है, अल्बुकर्क को। ये वास्तविक संस्थापक था आप भारत में। तो इसीलिए यही आंसर सही था आपका JIC अल्टीग्रेड का जो हिंदी का पेपर आया हुआ था। तो ये आप इसको मान सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या करता है 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में ये बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, और उनसे गोवा को छीन लेता है, कब्जा कर लेता है, ठीक है। गोवा को छीन लेता है 1510 ईस्वी में। और फिर जाकर के ये 1510 ईस्वी में जब ये इसे छीन लेता है और उसके बाद पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी का इसको मुख्यालय बना देता है। किसको? गोवा को। ये गोवा को क्या बनाता है? जो है मुख्यालय बना देता है यहां पर, ठीक है, यहां पर। अब इसके बाद 1515 ईस्वी में होर्मुज पर भी इसने अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से इसका अधिकार हो जाता है। और भारत में इसने जो है गोवा, यहां पर ये देख सकते हैं आप, गोवा, दमन, दीव और दमन, ये तीनों जगहों पर 1961 ईस्वी तक ये लोग रहे। और ये देख सकते हैं आप, भारत में सबसे पहले आए और भारत में सबसे लास्ट में जाते हैं यहां से, ठीक है। अगर इनकी उपलब्धियों की बात करी जाए कि इनके आने से भारत में क्या चीजें मिली भारत को, तो उसमें हम सब यहां पर बात कर सकते हैं कि इनका प्रभाव ये रहा कि तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों की देन है, जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहां पर इसको ध्यान रखें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला यहां पर देखते हैं। अगला जो था डच और डेनिश के बारे में हम यहां पर देखते हैं। डीडी, जी हाँ, स्वर्ण और मसाले, ये इनका मुख्य उद्देश्य तो था ही, पैसा कमाने तो आए ही थे। अब इसमें अगर हम डचों की बात करें तो ये कहां से आए थे? नीदरलैंड। अब सोचो पुद्दी भर कर देश वहां से आ गए हमारे देश लूटने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी। और इसी वजह से ये बताओ, नीदरलैंड इतना बड़ा सा देश है, अभी वहां से चले आए आक्रमण मतलब करने। उसके बाद इंग्लैंड, इतने इतने छोटे छोटे से देश है। तो इस तरीके से आप देखो, ये आकर के हमारे यहाँ आक्रमण करते हैं, ये हमारे फूट का फायदा उठाते हैं, मतलब हमारे एकता के अभाव का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डचों का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कब? 1602 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है, इसलिए इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। अब होता क्या है, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1605 ईस्वी में कहां पर? मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम का संबंध किससे है? डचों से। तो इसको आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। डचों ने पिपली, चिंसुरा और आगरा, पटना, सूरत, भरूच, अहमदाबाद आदि जगहों पर व्यापारिक इन्होंने कंपनियां यानी कोठियां, फैक्ट्रियां लगाने का काम किया। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर जानना चाहिए और ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करा रहे थे हम लोग, तो इनको हम लोगों ने वहां पर देखा भी है। अगर हम बात करें तो ये जो है डचों ने पुलिकट में पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था, ठीक है। पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया, इसीलिए यहां पर आप स्वर्ण को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखें जो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इन्हीं के द्वारा कराया गया। और ये पैगोडा शब्द, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किससे संबंध रखता है? डचों से, ठीक है। उसके बाद इनका पतन होता है 1759 के बेदरा के युद्ध में। अंग्रेज आते हैं, इनको मार मोर के भगा देते, चल भाई हम अकेले राज करेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो डेनिश के बारे में थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। डेनिश जो कि 1616, आगे हम देखेंगे अंग्रेजों के बारे में, लेकिन उससे पहले डेनिश को देख लेते हैं। 1616 में कंपनी की स्थापना होती है। कहां पर? सिमरपुर और ट्रैकोबार इसका मुख्य केंद्र था, ठीक है। कहां पर? सिमरपुर और ट्रैकोबार। थोड़ा सा इसको ध्यान पेशेंस बना करके देखिएगा, घबराइए नहीं, ये सब आपके सब्जेक्ट से संबंधित है, आपके जीएस से संबंधित है। आराम से अगर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर आप जो है रेगुलर बेसिस पर पढ़ते जाइए। पीडीएफ ग्रुप में अगला हमारा जो प्लान है यह है, आप जानते हैं कि वहां पर क्विजेज जारी हो चुका है। क्विजेज वहां पर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिलना प्रारंभ हो गई हैं करंट अफेयर्स की। अब हम क्या करने वाले हैं, करंट अफेयर का एक टेस्ट कराएंगे। उसके बाद ये जो श्रृंखला चल रही है सप्ताह में 3 दिन ये चलेगी, इसका आपका अलग से टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका एक टेस्ट हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए, जरा भूल के देखिए आप
चाह करके भी आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस होने हैं। अब बताओ 40 क्वेश्चन जब आप इनमें से सॉल्व कर लेंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे तो कहाँ भूलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहिए, हम आपके साथ हैं, हमारे साथ लग रही है, आपका नैया पार होने वाले। तो ये देखो यहाँ पर पुलिकट और मसूलीपट्टनम है, यहाँ पर इनका संबंध था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रही। और 1845 में ये अपनी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को देके कहे भैया ऐसा है, हम चल रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ से ले लेते हैं विदा। ठीक है, अब आगे हम होता है अंग्रेजों का प्रवेश और फरमान कूटनीति, इनका हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे जो है बहुत लंबे समय तक रहा। प्रभाव का मतलब इन्हीं से आजाद होने के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत वीर सपूतों ने अपनी जानें गंवाई। अब इनको देखो, अंग्रेजों का प्रवेश होता है, इनके कुछ फरमान फिर कूटनीति धीरे धीरे क्या करते हैं कि अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 1600 को जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 ईस्वी में जो स्थापित थी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ जो है व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे दिया। ठीक है, जिसको क्या बोला गया, महारानी एलिजाबेथ का चार्टर। ठीक है, इस तरीके से। और इसके दौरान जो है 1608 ईस्वी में, कब, 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस, कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप, कैप्टन हॉकिंस आता है 1608 ईस्वी में, किसके दूत के रूप में, ये भी आपको जानना चाहिए, जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में आता है। और ये जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। जहांगीर का दरबार कहां था, आगरा में। ठीक है, आगरा जाता है उनसे मिलने और उनसे अनुमति लेने। और इस दौरान ये जो कैप्टन हॉकिंस आया था, ये एक जहाज से आया था, जो जहाज का नाम था हेक्टर। ठीक है, क्या जहाज का नाम था, हेक्टर, जो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। ठीक है, यहाँ पर देखिए रात के 1 बज गए हैं भाई। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मेहनत की जा रही है और आप लोग भी इसी तरीके से लग करके मेहनत करिए। अब चूंकि रात को मैं नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं आपको दे ही नहीं पाऊंगा टाइम से। तो यहाँ पर देखें, ये 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है। और उसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री की अनुमति मिल गई। और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रोड, सम्राट जेम्स प्रथम का जो है दूत बनकर के भारत आया। जहांगीर से, मुगल सम्राट से विभिन्न हिस्सों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी, तो और इसको अनुमति दे दी भी गई। ठीक है, इस तरीके से अगर हम आगे देखें तो अंग्रेजों का फिर व्यापार शुरू हो जाता है। समय आता है 1632 का। कब आता है, 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया। अब ध्यान दीजिएगा, सुनहरा फरमान क्या है, तो इसको आप देख लीजिएगा। सुनहरा फरमान के संबंध किससे है, गोलकुंडा के सुल्तान से संबंध है। और इसने क्या किया कि 500 पैगोडा के बदले व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। किसने, गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में दे दिया कि भैया 500 पैगोडा दे देना, आप जाओ आराम से मौज करो, यहाँ पर व्यापार करो। और ये पैगोडा आपने अभी इससे पहले देखा था, किसने लागू किया था, ये लागू किया था डचों ने। ठीक है, स्वर्ण सिक्के थे। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे किले बंदी, कोठी से किले तक का। जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने, किसने, फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया। और इसने चंद्रगिरी, जो कि मद्रास में, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। पट्टे पर लेकर के फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। आप यहां पर देख सकते हैं, ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलेबंद कोठी का निर्माण करवाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें 1661 ईस्वी की, तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, ठीक है, कौन, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा, उनकी शादी हो जाती है ब्रिटेन की राजकुमार चार्ल्स सेकंड से। और इन्होंने दहेज के स्वरूप में पुर्तगालियों ने क्या किया, मतलब सोचो, मुंबई को इन्होंने भेंट कर दिया कि ठीक है, हम दहेज के रूप में, पुर्तगालियों ने मुंबई को दे दिया अंग्रेजों को। चार्ल्स सेकंड इसको पाता है, तो उसके बाद जो है कंपनी को किराए पर दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर इसने किराए पर दे दिया। और किराया कितने का, 10 पाउंड वार्षिक भुगतान के बदले दे दिया। वो कब दिया, 1668 ईस्वी में। तो इतना आपको जानना चाहिए। और यहीं से मुंबई की स्थापना होती है। मुंबई की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक गेराल्ड ऑगियार थे, गेराल्ड ऑगियार थे। ठीक है, तो ये भी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए, इतना। तो यहां पर अब हम अगर बात करें पूरब में 1698 ईस्वी में, कब, 1698 में कंपनी ने, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के तत्कालिक सूबेदार जो उस समय थे अजीम उस शान की अनुमति से यहां पर 3 जो जगह थी, सुल्तानाती, कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी क्या किया, उसने ले लिया। और इनको तीनों को मिला करके
किसने? जॉब चारनाक ने ये जो है इन्होंने कलकत्ता की नींव रख दी, कलकत्ता राज्य की स्थापना की, ठीक है। और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवा दिया। ध्यान से समझिएगा कैसे किस राज्यों का उदय होता है। मुंबई का इस तरीके से हुआ, कलकत्ता का इस तरीके से हुआ, मद्रास का यहां पर इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें होती है और यहां पर फोर्ट विलियम नामक जब ये निर्माण कराया जाता है, कब? 1698 में। इसको आपको इतना जानना चाहिए, फोर्ट विलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर हम फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो पहला अध्यक्ष था चार्ल्स आयर था। कौन था? चार्ल्स आयर था, ठीक है, चार्ल्स आयर। तो ये चीजें आप लोगों को इतना जानना चाहिए। बात करते हैं 1717 ईस्वी में जो मैग्ना कार्टा है उसका हम बात करते हैं। फर्रुखसियार के फरमान द्वारा, आपको हमने पहली क्लास में बताया था, फर्रुखसियार एक बार चोटिल था और चोटिल होने के दौरान ये अंग्रेज उसी दौरान इसके दरबार में पहुंचते हैं और इसका इलाज करता है एक डॉक्टर जो अंग्रेजों के साथ में आया हुआ था और उससे खुश होकर के इसने जो है एक फरमान जारी किया और उसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा के रूप में माना जाता है। तो इस मैग्ना कार्टा के माध्यम से फर्रुखसियार के फरमान द्वारा बंगाल में कर मुक्त इनको व्यापार करने की छूट दे दी जाती है। तो इसके बाद यहां पर फ्रांसीसी चुनौतियां मिलती हैं जो कि अंतिम दावेदार के रूप में फिर आते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजों को इन्होंने खूब कड़ी टक्कर दी थी, काफी यहां पर युद्ध भी हुए थे और यहां पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो 1664 ईस्वी में होती है, ठीक है। लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा सरकारी नियंत्रण पर और इस कंपनी पर सरकार का यानी फ्रांसीसी सरकार का अच्छा खासा नियंत्रण था। तो उसके हिसाब से यहां पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और भारत में फ्रांसीसी की जो प्रथम कोठी यानी फैक्ट्री लगाई गई वो कहां पर लगाई गई? 1600 में सूरत और 1674 में पौंडचेरी में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो किलेबंदी की, तो 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडचेरी राज्य की स्थापना की और वहां पर फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। ये आप लोगों को जानना चाहिए इतना। तो आगे हम देखते हैं, ये है भैया कर्नाटक युद्ध, संघर्ष और शंखनाद। जी हाँ, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों ने अपनी प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए यहां पर आपस में इनमें संघर्ष होता है, टकराव होता है और इसी दौरान जो है कर्नाटक में 3 युद्ध होते हैं और उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, संघर्ष और शंखनाद। तो इसमें हम देखते हैं जो पहला युद्ध है 1746 से 1748 के बीच होता है और उसका कारण वो था फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के चलने वाला युद्ध था और इसी के लिए यहां पर ये दोनों कंपनियां भी भारत में भी आपस में टकराई थी, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें तो 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्सला, ये 1748 में एक्सला सैंपल के माध्यम से इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जब संधि हो जाती है तो उसका प्रभाव यहां पर इंडिया में भी देखने को मिलता है। यहां भी प्रथम युद्ध जो है इनका समाप्त होता है, ठीक है। इस तरीके से ये यूरोप आप यहां पर देख सकते हैं, ये आप भारत देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको जो है इन 3D मैप के माध्यम से, 3D चीजों के माध्यम से समझाने का आप लोगों को प्रयास किया गया है। होप करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और अगर अच्छा लगता है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते, ये थोड़ा सा गलत बात है। आप देखें यहाँ पर फिर उसके बाद द्वितीय युद्ध होता है 1749 से लेकर के 54 के बीच। अब उसका कारण क्या था कि जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो ये कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका कारण था कर्नाटक तथा हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति हेतु चल रहा था इनका संघर्ष, ठीक है। ये चाहते थे कि यहां पर इनका अधिकार हो जाए, प्रभाव हो जाए और इसके लिए क्या हुआ, फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डुप्ले, ठीक है। डुप्ले ने क्या किया कि उसने जो है चंदा साहब और मुजफ्फरगंज, हैदराबाद के जो थे मुजफ्फरगंज, ये चंदा साहब और मुजफ्फरगंज, अगर हम बात करें तो चंदा साहब ये कर्नाटक का था, ठीक है, और ये मुजफ्फर ये हैदराबाद का था। इनको दोनों को आपस में मिला लिया, किसने? इस डुप्ले ने इन दोनों को आपस में मिला लिया। अब देख लो कठपुतली के रूप में आप दिखाया गया है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि इनके प्रभाव में आकर के प्रभाव में लेकर के इनको भिड़ा दिया। और ये अंग्रेजवा यहां पर देखो तो अंग्रेज ने कर्नाटक में जो है ये अनवरुद्दीन को अपनी तरफ मिलाया, इनको अपना कठपुतली बनाया और हैदराबाद में नासिर जंग को अपना कठपुतली बनाया और उसके बाद ये लोग भिड़ गए युद्ध में,
ठीक है, यहाँ पर लड़ाई होती है इन दोनों के बीच जो है। अब यहाँ पर ये आप इसको देख सकते हैं। और हम इस द्वितीय युद्ध के बात करें तो फ्रांसीसियों को काफी नुकसान होता है। दिमाग तो ये लगाए थे, लेकिन ये बेचारे क्या होते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, ये हार जाते हैं और इसकी वजह से इनका नुकसान होता है। फ्रांसीसी गवर्नर जो ये डुप्ले है, इसको वापस भेज दिया जाता है, फ्रांस बुला लिया जाता है। और उसके बाद इसकी जगह एक दूसरा आता है, गोडुहू। क्या नाम है उसका, गोडेहू इसका नाम है। ये वापस आता है और यहाँ पर, और इस दौरान पौंडचेरी की संधि होती है। ठीक है, पौंडचेरी की संधि होती है और फिर ये लोग आपस में इनकी शांति बन जाती है कि चलो ठीक है, तुम भी व्यापार करो, हम भी व्यापार करें। इस तरीके से संघर्ष विराम होता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य, आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो तो निश्चित तौर पर फिर से भिड़ंत हो ही जाती है। तो यहाँ पर एक भिड़ंत होती है जो फाइनल होती है, डांडीवास, जिसे फ्रांसीसी स्वप्न का अंत के रूप में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर होता है तीसरा युद्ध, किसके बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, और इसका प्रभाव, ये युद्ध कब से कब तक चलता है, 1758 से 1763 तक चलता है। और यूरोप में ये जो है, इसका प्रभाव अगर हम कहें तो सप्तवर्षीय युद्ध के से भी यह युद्ध प्रभावित था। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आप लोगों को यहां पर जानना चाहिए। अब इसके बाद 1760 ईस्वी में ये जो है जनवरी 1760 ईस्वी में डांडीवास की लड़ाई होती है। और डांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये आयरकूट कर रहा था, अंग्रेजी सेना का। ठीक है, इसने, और उसके बाद फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, लाली कर रहा था। और लेकिन क्या होता है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कूट दिया। ठीक है, कूट काट कर इनको हरा दिया। और उसके बाद फ्रांसीसियों की हार हुई और पांडिचेरी पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। ठीक है, और एक संधि होती है, पेरिस की संधि जिसे कहा जाता है। पेरिस की संधि के माध्यम से, समझौते के माध्यम से क्या होता है, फ्रांसीसियों को केवल व्यापार तक सीमित कर दिया गया और उनको कह दिया कि भैया किलेबंदी के अधिकार को छीन लिया गया उनके, कि जो तुमको लगता है ना कि हम इनको अपने अधिकार में लेकर के हम यहाँ पर जो है व्यापार करेंगे, तो ये सपना भूल जाओ। आप, अंग्रेजों ने इनको एकदम सीमित कर दिया कि तुम्हें सिर्फ व्यापार करना है तो ठीक है, नहीं भगा देंगे यहाँ से तुम्हें हम। तो इस तरीके से चीजें होती है। भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में सिर्फ व्यापारिक केंद्र के रूप में ये फिर कार्य करने लगे। तो इस युद्ध के पश्चात फिर जो है अंग्रेजों का बिल्कुल एकदम से आधिपत्य हो जाता है पूरी तरीके से। मतलब अंग्रेज स्वतंत्र होकर के अपनी जो है किलेबंदी भी करते हैं और उसके बाद व्यापार भी करते हैं। लेकिन बंगाल उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बंगाल जो है भारत का स्वर्ग और संघर्ष दोनों में इसका जो है नाम आता है। तो यहाँ पर एक, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला नवाब बनता है। किसके बाद, अलीवर्दी खां के बाद। अलीवर्दी खां के बाद 1756 में जब ये जो है नवाब बनता है, तो इसने जो है उस दौरान अंग्रेजों से इसका कुछ तनाव होता है। 20 जून 1756 में इसने क्या किया, एक कांड होता है, काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से। ये आप कोठरी देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है, इसने जो है एक छोटी सी कोठरी में, ये इसी में 146 लोगों को बंद कर देते हैं, अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को कैद कर देता है। उसमें से सुबह जो है मात्र 23 लोग बचते हैं, 123 लोग निपट जाते हैं। ठीक है, मात्र 23 लोग बचते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि ये चीज कौन बताता है, जेड हॉल बेल के अनुसार ये जानकारी मतलब दी गई कि 146 लोगों को काल कोठरी में बंद किया गया था, मात्र 23 लोग बचे हैं। अब ये जानकारी, इसके प्रतिक्रिया के रूप में रॉबर्ट क्लाइव जो है मद्रास में जो था वहां से बंगाल आता है और निपटने के लिए कि आता हूं मैं देखता हूं, आपने हमारे लोगों को जो है कोठरी में बंद किया, मारा, हम आपसे निपटने के लिए आ रहा है। और अंग्रेज तो आप जानते ही हैं कि अंग्रेज फूट डालते हैं हर तरीके से, कूटनीतिक तरीके से, जैसा भी हो सके वो अपनी जीत चाहते हैं। तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, जिसे विश्वासघात का भी युद्ध कहा जाता है। अब सेना एक तरफ होती है किसकी, सिराजुद्दौला की। अब ये है सिराजुद्दौला की सेना। ठीक है, और इसका सेनापति एक था मीर जाफर, जो कि विश्वासघात करता है, जाकर के अंग्रेजों से मिल लेता है। और अंग्रेजों से मिलने के बाद अंग्रेजों ने इसको लालच दिया कि तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम सिराजुद्दौला को मार करके तुमको जो है हम राजा बना देंगे, ठीक है, नवाब बना देंगे बंगाल का। तो अब इसके चक्कर में इसने क्या किया, अपने सेना, अपने राजा से यानी अपने नवाब से धोखा करता है। और उसके बाद ये देखो, इसकी सेना ठंडी रहती है, ये निष्क्रिय रहती है, नवाब की सेना निष्क्रिय रहती है। बल्कि इसके जो और सेनापति थे यानी सिराजुद्दौला के, मोहनलाल
और मीर मदान, ये बेचारे वफादार थे, ये लड़ते हुए ये शहीद हो जाते हैं। ये युद्ध 23 जून 1757 को होता है और ये यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी बन सकता है। और इस तरीके से यहाँ पर नवाब की हार हो जाती है सिराजुद्दौला की, और सिराजुद्दौला यहाँ पर मारा जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो धीरे से भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का नींव पड़ जाती है। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया, इसको ये लोग जीत जाते हैं। और इसको विश्वासघात का युद्ध इसीलिए कहा गया कि ये जो मीर जाफर की सेना थी, इसने जो है साथ नहीं दिया, यानी ये जो है विश्वासघात करता है नवाब सिराजुद्दौला से, और नवाब सिराजुद्दौला मारा जाता है। उसके बाद मीर जाफर को यहाँ पर गद्दी पर बैठा देते हैं अंग्रेजों ने। जो है अंग्रेजों को जब ये खूब जो है गद्दी पर बैठता है तो काफी खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद इसने क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, 24 परगने की जमींदारी दे दी इसने। ठीक है, अंग्रेजों को खुश होकर के, भैया तुम्हारे मेहरबानी से हम नवाब बने हैं, ले जाओ, सब तुम्हारा है, एकदम से दे दिया। उसके बाद फिर क्या होता है भाई, जब तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं रहेगी, कितने दिन सत्ता संभालोगे? उसके बाद होता क्या है कि ये मीर जाफर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको कठपुतली के रूप में उठा करके यहाँ से हटा दिया जाता है 1760 ईस्वी में, और मीर कासिम को राजा बना दिया जाए। और जब ये राजा बनते हैं तो ये भी खुश होते हैं, नवाब बनते हैं तो ये भी खुश होते हैं। ये बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी किसको दे दिए? अंग्रेजों के। ले जाओ भैया, अंग्रेज आराम से वहां पर आप जो है जमींदारी लो, कर वसूलो, टैक्स लो, जो भी मर्जी है अपना अपने हिसाब से करो। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके अंग्रेज जो है हमारे देश की जो नींव थी उसमें वो अपना मतलब अपना पैर मजबूत करते चले गए। अब कुछ दिनों के बाद दस्तक के दुरुपयोग पर जो है अंग्रेजों से मीर कासिम का टकराव होता है। किसका? अंग्रेजों का। मीर कासिम से टकराव हो जाता है, भाई देखो अब बर्दाश्त से बाहर है। तो वो क्या होता है, फिर एक युद्ध की भूमिका बनती है बक्सर, जिसको हम कहते हैं, जो कि 1764 ईस्वी में, और भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अब इस समय जो ये मीर कासिम था, ये जाता है शुजाउद्दौला के पास, जो कि अवध का नवाब था, शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल का उत्तराधिकारी था। आपने देखा था पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ये तीनों मिलकर के ये जो है लड़ते हैं। और इस समय ये चीज ध्यान रखने का है, तो वहां पर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन यहां पर हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों की तरफ। ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो विजयी होता है। और बक्सर के युद्ध के समय, इस समय जो है बंगाल का नवाब यही था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें तो इनका ये देखो, ये पूरी सेनाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से ये सब लड़ रहे थे। और ब्रिटिश सेना इस तरीके से थी, अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये लोग संयुक्त सेना, ये चारों सेनाएं संयुक्त सेना थी, और ब्रिटिशों से लड़े, और यहाँ पर इनकी हार हो जाती है, और ये ब्रिटिश यहाँ पर जीत जाते हैं। इसी युद्ध के बाद, इसी विजय के बाद भारत पर वास्तविक तरीके से इनका अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसके परिणाम के स्वरूप इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, जिनमें दीवानी अधिकार दिया जाता है। इस पर हस्ताक्षर करता है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व अधिकार मिल गया। ठीक है, ये लोग अपना टैक्स वैक्स वसूलने लगे, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए, और इसी दौरान द्वैध शासन लागू हुआ। ये भी पूछा जा सकता है भाई, 1765 से 1772 तक रहा, और इसको लियो कार्टिस ने को इसका जनक माना जाता है। किसका? द्वैध शासन का। तो इसको आपको जानना चाहिए। और अगर हम बात करें तो कंपनी अब व्यापारी नहीं बल्कि प्रशासक बन गई। और बाद में, ठीक है, बाद में ये जो वारेन हेस्टिंग्स आता है 1772 ईस्वी में, इसको खत्म कर देता। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो 1478 ईस्वी में पुर्तगाली आता है। ठीक है, यहाँ पर पुर्तगालियों का आगमन होता है। फिर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ठीक है, और 1757 ईस्वी में यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है, और राजनीति में जो है इनका प्रवेश हो जाता है। और बक्सर में पूरी तरीके से ये जो है यहाँ पर मुनरो की जो सेना थी वो जीत करके इंडिया पर पूरी तरीके से अपना पूर्ण प्रभुत्व बना लेते हैं। तो एक कंपनी जो हुकूमत के रूप में बन गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, व्यापार के उद्देश्य से आई एक निजी कंपनी ने कूटनीति और युद्ध के माध्यम से भारत की प्रभुत्वता हासिल की, और 1765 की इलाहाबाद की संधि के साथ ब्रिटिश राज के नींव पड़ गई।
तो यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर लीजिएगा। आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, और कांटेक्ट करके जो है व्हाट्सएप पर और पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लें। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।